हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रही हूँ एनसीईआरटी रिवीजन सीरीज में। अभी तक हमने बायो के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ाए हैं, दिखाया है कि बायो में क्या क्या चीज़ें होंगी और आपको किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है। आज हम देखेंगे कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें और किस तरह से पढ़नी है। मैंने सबसे इंटरेस्टिंग, छोटा और इजी चैप्टर सेलेक्ट किया है स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी ये जो चैप्टर मैंने सिलेक्ट किया है, बायोमोलिक्यूल्स, इसके बाद पॉलीमर्स और फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये एनसीईआरटी से ज़्यादा आपको कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहला है बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स में जितनी भी चीज़ें होंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, मैं बताती चलूँगी, आप उसे नोट करते हुए चलना। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, आप हमें बता सकते हो, कमेंट करो, या फिर हमारा टेलीग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, फेसबुक है, इंस्टा है, वो सभी आप ज्वाइन कर सकते हो और इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जो भी आपके सवाल हो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर काफ़ी इजी चैप्टर है और आपके लिए काफ़ी अच्छा भी स्कोरिंग है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर रहते हैं और वो एनसीईआरटी से ही रहते हैं, बाहर कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। तो ये काफ़ी सही है। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला, बायोमोलिक्यूल्स में है कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। वैसे आप जानते हो कि जितनी भी चीज़ें जो हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सभी को हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स भी एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही आता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं और जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है। पहला हो गया बायोमोलिक्यूल कौन सा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। ये चार जो हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स भी इनको कहा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं मैक्रो और दूसरे को कहते हैं माइक्रो, ठीक है। दोनों टर्म अलग अलग हैं। मैक्रो मीन्स जिसका साइज बड़ा हो और माइक्रो मीन्स जो काफी छोटा हो, ठीक है। सिंपल अभी इतना ही समझो। वैसे बायो में आप पढ़ोगे, बायो में जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर है वहां पे आप डिटेल में पढ़ोगे कि क्या होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और क्या होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब देख लेते हैं एक एक करके। पहले तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड एंड फिर लिपिड्स। क्या क्या है, इनका क्या फंक्शन है हमारी जिंदगी में, और इसके अलावा हम कुछ और सिंपल चीज़ों के बारे में भी देखेंगे, जैसे कि विटामिन या मिनरल साल्ट्स, इनका क्या रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग फंक्शंस के अंदर, वो सभी कुछ देखेंगे। पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो सबसे पहली बात, कार्बोहाइड्रेट इज अ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप इस तरह से लिख भी सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स कार्बोहाइड्रेट के देख लो क्या क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है केन सुगर, ग्लूकोज, स्टार्च, और इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, CxH2O होल वाई। इस तरह से CxH2O ये Y, ठीक है। यही जनरल फॉर्मूला है। कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका ये जनरल फॉर्मूला है। अगर देखा जाए तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और अगर इसको देखोगे तो C6H2O का होल 6 ये आता है, और इसीलिए इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कुछ एसिड्स भी हैं जो इस फॉर्मूला के अंदर फिट आते हैं, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो एक एसिड है, बट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर देखोगे आप तो वो इस जनरल फॉर्मूला पे आ जाता है। और कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जैसे कि रैमनोज, ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस फॉर्मूला के अंदर फिट नहीं होता है, तो इसीलिए
कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन किया गया है और यहाँ से ये आप इस तरह से इसको मार्क कर सकते हो। द कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। आप इसे चाहो तो अलग से नोट कर लो। कार्बोहाइड्रेट मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और कंपाउंड्स विच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो कि जिनका टेस्ट स्वीट होता है उन्हें हम सुगर्स कहते हैं। तो आप ये भी जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए है, सुगर क्या है। मान लो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि सुगर क्या है, व्हाट इज सुगर, देन यू कैन आंसर इट एज all carbohydrates which are sweet in taste are known as sugars। तो यहाँ से आप लिख सकते हो इसको, carbohydrates which are sweet in taste are called sugars। the most common sugar जो कि हम लोग जानते भी हैं वो क्या है, सुक्रोज है। मिल्क में जो सुगर पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, लैक्टोज, आप पहले से भी जानते हो। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स के नाम से भी जानते हैं। सेक्राइड्स मीन्स सुगर, सेक्राइड मीन्स क्या, सुगर। और ये ध्यान रखना बस। तो अब कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमने तो पहले डेफिनेशन देख लिया, डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे देख रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूसेस सच यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। अब देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट होते कितने टाइप के हैं, इनके क्या क्या टाइप्स हैं, वो एक एक करके देख लेते हैं। अब बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कहने का मतलब है जब इनका आप वाटर से रिएक्शन कराओगे, सिंपली अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व होने के बाद ये टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये कुछ कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है और ये बेसिकली 3 ग्रुप में इनको क्लासिफाई किए हैं। कौन कौन सा है, तो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। आप 3 टाइप देख रहे हो, कौन कौन सा, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। आप साथ में कमेंट करते हुए चल सकते हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे जरूर पूछिएगा। वैसे ये काफी सिंपल है और इसलिए मैं काफी फास्ट पढ़ा भी रही हूँ, तो थोड़ा आप इजीली ध्यान से देखते हुए चलो। ये एक रिवीजन सीरीज है, पहले आप खुद से पढ़ लो, उसके बाद वीडियोस देखो, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, प्लस ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस तरह के आते हैं। अब मोनोसेक्राइड किसे कहते हैं, तो मोनोसेक्राइड्स कैन द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड अ मोनोसेक्राइड। In simple words, on hydrolysis, carbohydrate gives simpler unit of polyhydroxyaldehyde or ketone is called monosaccharide। Means उसके बाद उन्हें और हम क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं या उनके हाइड्रोलिसिस इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। नेचर में टोटल 20 मोनोसेक्राइड्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया और राइबोज है। याद रखना, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोज। राइबोज शुगर कहाँ पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, डीएनए और आरएनए के अंदर पाया जाता है। डीएनए और आरएनए में आप जानते हो राइबोज शुगर होता है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ये राइबोज भी एक मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी मोनोसेक्राइड है और ग्लूकोज भी मोनोसेक्राइड है। एग्जाम्पल्स बस आपको याद रखने हैं। अब ओलिगोसेक्राइड देख लेते हैं। तो वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। सिंपल समझ लो, वैसे मोनोसेक्राइड जिसमें सिंगल यूनिट हो उसे हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। जिसमें 2 से लेकर 10 तक हो ग्लूकोज की संख्या मान लो, या मोनोसेक्राइड्स, सिंपल मोनोसेक्राइड्स की संख्या, तो उसे हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। अब इस ओलिगोसेक्राइड को डिवाइड कर दिया गया है क्या क्या, तो अगर 2 यूनिट प्रेजेंट हैं कार्बोहाइड्रेट के तो उसे हम कहते हैं डाइसेक्राइड। अगर 3 यूनिट प्रेजेंट हैं तो ट्राइसेक्राइड। अगर 4 यूनिट प्रेजेंट हैं तो टेट्रासेक्राइड।
अगर 5 है तो पेंटा। इस तरह से आप देख सकते हो 10 तक ऑलमोस्ट। तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है कैसे, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड etc। अब कुछ डाइसेक्राइड्स के एग्जाम्पल देख लो, कौन कौन से हो सकते हैं डाइसेक्राइड। तो लैक्टोज एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या फिर सिंपल सुक्रोज बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सुक्रोज तो कई बार एग्जाम में पूछे हुआ भी है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस सुक्रोज क्या देता है। तो सुक्रोज को जब हाइड्रोलाइज करोगे तो ये एक ग्लूकोज और प्लस एक फ्रक्टोज देता है। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज को जब हम मिलाते हैं तो सुक्रोज का निर्माण होता है, और सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेक्राइड प्रेजेंट हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, और ये आपको याद रखना है। एक एक करके हम देखेंगे। अब आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड पे। तो कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे हो गया डेफिनेशन। अब एग्जांपल्स में देख लो क्या क्या है। तो स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजेन है, गम्स हैं, ये सभी आते हैं पॉलीसेक्राइड्स के अंदर, और इन्हें नन सुगर्स भी कहा जाता है। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, दैट वाई दे आर नोन एज नन सुगर्स। तो सुगर्स में क्या क्या आ जाते हैं? सुगर्स में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। और सुक्रोज सबसे ज्यादा स्वीट माना जाता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों प्रेजेंट हैं। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे देखते हैं पॉलीसेक्राइड में क्या क्या हो गया। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, गम्स, ये सभी आते हैं पॉलीसेक्राइड के अंदर। स्टार्च आप जानते हो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, सेलुलोज भी प्लांट में प्रेजेंट है, ग्लाइकोजेन एनिमल्स में स्टोर होता है, और गम्स आप जानते हो प्लांट से हमें मिलता है। अब देखो हमने क्लासिफाई तो कर दिया कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलिसिस। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और 2 टाइप के होते हैं, और इनको हम कहते हैं क्या, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग सुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। अब देखो ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूसेस Fehling solution and Tollens reagent are referred to as reducing sugars। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं वो सभी रिड्यूसिंग सुगर्स होते हैं। एल्डोज और कीटोज जितने भी हैं सभी के सभी क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। आपको बस इतना याद रखना है, मोनोसेक्राइड्स आर नोन एज रिड्यूसिंग सुगर्स। अब आगे देख लेते हैं मोनोसेक्राइड्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अब मोनोसेक्राइड्स को भी नंबर ऑफ कार्बन के प्रेजेंस के आधार पे डिवाइड किया गया है अलग अलग टाइप में। अगर मोनोसेक्राइड एल्डिहाइड ग्रुप, मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं एल्डोज, और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं कीटोज। तो मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया किसमें, तो एल्डोज एंड कीटोज। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, CHO ऐसे डिफाइन करते हैं, एंड कीटोन आपको पता है क्या होता है, डबल, इस तरह से ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर कीटोन प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहते हैं कीटोज, और अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे एल्डोज। तो मोनोसेक्राइड 2 तरह के हो गए, कीटोज और एल्डोज। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पे भी इनको बांटा गया है, नीचे हम देख लेते हैं एग्जांपल्स के तौर पे। जैसे अगर कार्बन एटम 3 है तो उसे हम कहते हैं ट्रायोज, अगर 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, और अगर 6 है तो हेक्सोज, और 7 है तो हेप्टोज। अब अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं, एल्डोट्रायोज, और कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोट्रायोज। अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी कमेंट करके बताओ, मैं फिर से क्लियर करूंगी। मोनोसेक्राइड्स में 2 ग्रुप है, आपको बस इतना याद रखना है कौन कौन से। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डोज, और अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो कीटोज।
अब एक एक करके देख लेते हैं। पहले तो ग्लूकोज। ग्लूकोज आप जानते हो एक मोनोसेक्राइड है। पहली बात तो ये याद रखो, ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड। ओके, और ये फ्रीली पाया जाता है नेचर में और कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। ये फ्रूट्स के अंदर या हनी में पाया जाता है, राइप ग्रेप्स के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है। यहाँ तक तो हमने देख लिया जनरल इंट्रोडक्शन। क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को हम सेक्राइड्स भी कहते हैं, और ये सेक्राइड्स जो है ये 3 तरह के हो गए, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, पहले हम देखते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली बात तो फ्रॉम केन शुगर। केन शुगर आप जानते हो गन्ने का जो रस होता है जनरली उसे कहते हैं। फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्या था, तो एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है और इससे हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे, तो अगर सुक्रोज को बॉयल किया जाए डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल अमाउंट। सिंपल याद रखो कि जब हम, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, सुक्रोज को डाइल्यूट HCl में बॉयल करते हैं तो ये क्या हो जाता है, तो हमें मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, ये यहाँ से हम ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज क्या हो गया, पहले तो हो गया सुक्रोज से। तो एक मेथड याद रखना है कि सुक्रोज यहाँ पे दिया हुआ भी है, आप देख रहे हो सुक्रोज यहाँ पे डाइसेक्राइड है और इसको हम वाटर, और यहाँ H प्लस का मतलब है HCl। ठीक है, HCl में क्या होता है H प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो ये H प्लस जो है इसके प्रेजेंस पे जब हम इसको हिट करते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च आपको क्या याद रखना है, ये एक पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड है और सिंपल मेथड इसके लिए भी वही यूज किया जाता है। इसको हम डाइल्यूट H2SO4 में हिट करते हैं, बॉइलिंग इट विथ डाइल्यूट H2SO4। सुक्रोज को हमने किया है डाइल्यूट HCl में, ठीक है, और स्टार्च को कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 में। आपको पता होना चाहिए HCl एंड H2SO4 ऑल आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इन स्ट्रॉन्ग एसिड्स के प्रेजेंस में अगर हम इसको कुछ प्रेशर में गर्म करते हैं तो स्टार्च या फिर सेलुलोज, यहाँ सिर्फ स्टार्च ही नहीं सेलुलोज भी होगा, तो स्टार्च और सेलुलोज को जब हम बॉयल करेंगे H2SO4 में तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसका ये भी मतलब है, अगर उल्टा करके देखो तो, कि अगर हमें सुक्रोज बनाना है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिक्स कर देंगे तो सुक्रोज बन जाएगा। अगर हमें स्टार्च और सेलुलोज बनाना है तो हमें ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला देंगे तो स्टार्च या सेलुलोज बन जाएगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे कैसे हो रहा है, तो इसको हम सुक्रोज से भी बना सकते हैं या फिर स्टार्च या सेलुलोज से भी इसको फॉर्म कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि ग्लूकोज के केस में हम डाइल्यूट HCl यूज कर रहे हैं, सुक्रोज के केस में सॉरी, एंड सेलुलोज एंड स्टार्च के केस में हम डाइल्यूट H2SO4 इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और पूछ भी सकता है। अब देखो ग्लूकोज आप जानते हो एक एल्डोहेक्सोज है, ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज कहने का क्या मतलब है, एल्डो का मतलब है कि एक इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ, एक इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और हेक्सोज कहने का मतलब है कि इसके अंदर 6 कार्बन होगा। और वैसे भी आप ग्लूकोज का फॉर्मूला जानते हो क्या, C6H12O6, यहाँ पे है भी C6H12O6, दैट मीन्स इसके अंदर 6 कार्बन है
और इसमें से एक जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो अब आई थिंक आप इजिली इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको कैसे लिखना है तो आप इस तरह से लिख लो। पहला ये हो गया एल्डिहाइडिक ग्रुप, उसके बाद एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ, फिर एक कार्बन यहाँ, 4 हुआ, 5 और 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब नीचे जो बच गया इसमें आप देख रहे हो CH2OH, बाकी सारे के सारे जो है वो अल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। अल्कोहल क्या होता है, देखो सारे फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए। इसको कहते हैं अल्कोहल और ये जो ग्रुप है इसको कहते हैं एल्डिहाइड। तो इसके अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप होंगे और एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा। इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं, याद रखना क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज और इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज। और ये स्टार्च, सेलुलोज इनका मोनोमर है। मोनोमर और पॉलीमर ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पॉलीमर वाले चैप्टर में, तो वहां पे कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि मोनोमर क्या होता है और पॉलीमर क्या होता है। जो सिंगल यूनिट हो किसी का भी, अभी थोड़ा सा बता दे रही हूँ, सिंगल यूनिट को हम कहते हैं मोनोमर, और अगर बहुत सारे मोनोमर को मिला के एक कोई यूनिट बनता है तो उसे कहते हैं पॉलीमर। तो आप जानते हो कि स्टार्च या ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज रहते हैं। स्टार्च या सेलुलोज हो गया, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज होंगे, तो ये हो गया पॉलीमर, और ग्लूकोज को मोनोमर कहते हैं। ग्लूकोज इज ए मोनोमर and starch and cellulose are their polymers। और सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, अगर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखोगे तो ग्लूकोज सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इस धरती पर ऑन द अर्थ। अब स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6 ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विथ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड को जब हम हिट करते हैं तो ये बनाता है एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन कहने का क्या मतलब है, एक तो हेक्सेन है दैट मीन्स कि इसके बीच सिंगल बॉन्ड होगा, सिंपल याद रखो कि सिंगल बॉन्ड होगा, और नॉर्मल हेक्सेन कह रहा है मतलब स्ट्रेट चेन होगा, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होगी इसके अंदर, एक कंप्लीट स्ट्रेट चेन होगा। बेसिक पढ़े होगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वहां पे ये सब चीजें बताई गई होंगी। कार्बोहाइड्रेट का ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और ये आपने मीथेन इथेन जहां पे भी पढ़ा होगा वहां पे ये क्लियरली आप समझ रहे हो। तो जब हम ग्लूकोज को HI के साथ गर्म करते हैं तो ये एन हेक्सेन मिलता है। देख लो यहाँ पे एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। HI के साथ गर्म करते हैं तो जितना भी ऑक्सीजन है वो सभी बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन बच जाते हैं, और इस तरह से ये एन हेक्सेन हमें मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो 6 कार्बन है वो सभी स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं, सैचुरेटेड हैं, नॉन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड नहीं है, मतलब इनके बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सभी कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये कैसे पता चलता है, तो ये पता चलता है जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ गर्म करते हैं ग्लूकोज को, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर सिंगल चेन है, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म एन ऑक्साइन and adds a molecule of hydrogen cyanide to give cyanohydrine. This reaction confirms the presence of carbonyl group. अब कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, तो कार्बन के ऊपर इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड लगा हुआ हो, इसे ही हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो आप जानते ही हो कि इसके अंदर एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड एसिड और कीटोन, इन तीनों को कहा जाता है, क्या कहते हैं, तो कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जो इस तरह का ग्रुप है, जो मैंने ये आपको सिंपल वर्ड में बताया है, इसे कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो जब हम NH2OH, इसको कहते हैं क्या, हाइड्रोक्सिल एमीन। NH2OH इज नोन एज हाइड्रोक्सिल एमीन।
तो जब ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हम हिट करते हैं या गर्म करते हैं तो ये बनाता है, यहाँ पे जो ये एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें से ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है और ये NOH यहाँ पे आके ऐड हो जाता है और इसे हम कहते हैं क्या, ऑक्जाइम। और या फिर अगर हम ग्लूकोज को, ये है ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज को गर्म करते हैं साइनोहाइड्रीन के साथ या हाइड्रोजन साइनाइड, आप इसे पढ़ सकते हो HCN, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे CN और ये OH ये क्या बना लेता है, साइनोहाइड्रीन। जब हाइड्रोजन साइनाइड से गर्म करते हैं तो साइनोहाइड्रीन बनाता है। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। एग्जाम में कोई बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि हमें कैसे पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब हम उसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन या फिर हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं तो वो ऑक्जाइम या साइनोहाइड्रीन बनाता है और इस फॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड या इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड on reaction with mild oxidizing agent like bromine water. This indicate that the carbonyl group is present as an aldehyde group. अभी हमने देखा था कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये किस तरह का है, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये हमें कैसे पता चलेगा, पहले तो हमने ये पता कर लिया कि इसमें कुछ कार्बोनिल ग्रुप है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप किस तरह का है, तो कार्बोनिल ये है, ये हो सकता है कि ये एल्डिहाइड हो या एसिड हो या फिर कीटोन भी हो सकता है, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइड ही है ग्लूकोज में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये एल्डिहाइड इसका कन्वर्ट हो जाता है एसिड में और इसको हम 6 कार्बन वाला जो ये एसिड बनता है इसको हम कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। तो सिंपल हमें क्या याद रखना है, व्हेन रिएक्शन जो है ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड का निर्माण होता है और ये कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बोनिल ग्रुप एक एल्डिहाइड है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। नेक्स्ट जो पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में वो क्या है, एसिटिलेशन ऑफ ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड इसे हम कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3C डबल बॉन्ड डबल O CH3 दैट इज नोन एज एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आप जो लोग भी नहीं जानते हो इसे नोट कर लेना। गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट which confirms the presence of 5OH group। अब देखो ग्लूकोज का रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो ये हमें देता है क्या, पेंटाएसिटेट। पेंटाएसिटेट बताता है कि इसमें 5 जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हैं, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। हमने ये देख लिया कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप था और 5 जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और ये अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं, डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े हैं। तो हमने क्या देख लिया अभी तक, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ये सभी। एक और पॉइंट है जो इसमें देखना जरूरी है वो क्या है, ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, सिंपली HNO3 को भी कहते हैं नाइट्रिक एसिड, या इस तरह से याद रख सकते हो। जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं नाइट्रिक एसिड से तो ग्लूकोज या फिर ग्लूकोनिक एसिड ये दोनों ही कन्वर्ट हो जाते हैं सैक्रिक एसिड में।
ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सैक्रिक एसिड में। और ये दिखाता है कि जो अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है इन ग्लूकोज। ओके, तो ये हो गया सैक्रिक एसिड और ये है ग्लूकोनिक एसिड और ये ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो भी हमें सैक्रिक एसिड देता है, और जब हम ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो भी हमें सैक्रिक एसिड देता है। और ये बताता है कि जो हमने अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, फर्स्ट डिग्री ग्रुप है। प्राइमरी कहने का मतलब है जब प्राइमरी कार्बन मतलब सिंगल कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। ओके, तो ये 6 पॉइंट थे, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं फिर से क्या क्या पॉइंट थे। तो पहला तो ये हो गया कि जो ग्लूकोज है वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। दूसरा पॉइंट हमने ये देखा कि जो 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट हैं वो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि इन 6 कार्बन में से एक कार्बन के पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद हमने देखा कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं, OH ग्रुप लगे हुए हैं, और ये अल्कोहलिक ग्रुप जो हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। ठीक है, आई होप इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका देखो यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रक्चर, इन सभी चीजों को आपस में मिला दो तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का। देखो क्या यहाँ पे हो गया, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और 1 2 3 4 और ये 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं। यहाँ पे एक कार्बन है, आप इसको इस तरह से बना सकते हो, किस तरह से, ये हो गया CHO, यहाँ पे एक C मतलब कार्बन है और ये इधर हाइड्रोजन, इसके बाद एक और कार्बन, यहाँ पे H और इधर OH, इसके बाद फिर से एक कार्बन और यहाँ OH, ये H, इसके बाद फिर एक कार्बन OH H और नीचे आप इस तरह से लिख सकते हो CH2OH 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया कंप्लीट स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। कॉपी में बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर याद रखना जरूरी है। ग्लूकोज को करेक्टली हम कहते हैं D+ ग्लूकोज। डी बिफोर द नेम ये इसलिए लगा होता है क्योंकि हमें कन्फिगरेशन दिखाना होता है कि ये होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का। मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और दूसरे को कहते हैं लीवो रोटेटरी। तो यहाँ जो ग्लूकोज हमने बनाया है ये बेसिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है और इसीलिए हम इसे D+ से डिनोट करते हैं। और इनका कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं होता है, ये सिंपली एक नोटेशंस हैं D और L। यहाँ पे आप देख रहे हो कैपिटल D और कैपिटल L, और इनको जस्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए बताया जाता है। आइसोमेरिज्म चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा। चलो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे इसके आगे देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज देखेंगे और भी कुछ चीजें। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फॉर NCERT रिवीजन। और ये डेली आएंगी वीडियोस NCERT के ऊपर। रिवाइज सीरीज हमने स्टार्ट किया है तो रिवीजन हम कराते रहेंगे इसी तरह से। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू फॉर कमिंग।